नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर जर्सन और मैं अजय चौधरी। आज जो पिछली क्लास हम लोग की ज्योग्राफी की हुई थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने आकाश गंगा यानी आकाश गंगा का जो नामकरण है, इसकी संरचना है, उसके बारे में पढ़ा। और यहाँ पे एक पढ़ा हम लोगों ने क्या, तारा मंडल, नक्षत्र भी जिसको कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ा। दोस्तों इस क्लास में जो ये क्लास है, इसमें देखिए 2-3 शब्द आते हैं। एक शब्द आपसे पूछा जाता है, बहुत फेमस है, बहुत एग्जामों में आता है। 2 शब्द हैं, एक है अपसौर और एक है उपसौर। इसको कहते हैं अप हेलाइन, इसको कहते हैं प्री हेलाइन। ठीक, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, समझ लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब ये पूछा था, देखिए इसको समझ लीजिए आप, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ नहीं है। देखिए अप सौर, अप का मतलब होता है क्या, दूर, और उप का मतलब क्या होता है, पास। एकदम सिंपल सा है। इसको अंग्रेजी में करेंगे तो इसको करेंगे हम लोग क्या, अप हेलाइन। ठीक, और इसको क्या करेंगे, इसको कहेंगे प्री हेलाइन। अप मतलब दूर, प्री मतलब पहले या पास। ठीक, ये सूर्य की 2 स्थिति, यानी पृथ्वी और सूर्य के संबंध में 2 स्थितियां हैं कि ये है आपका सूर्य, और पृथ्वी जो है, आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जिस पथ पे परिक्रमा करती है, यानी एक निश्चित पथ है, वो मार्ग है, एक वो निश्चित है, और वो मार्ग जो है वो दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक, क्या है वो, दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो दीर्घवृत्ताकार होने के कारण एक बार क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से दूर हो जाती है, और एक बार क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के पास आ जाती है। यानी एक बार क्या हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, और एक बार क्या हो जाती है, हमारे पास आ जाती है। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि अपसौर मतलब क्या होता है, अप मतलब क्या होता है, दूर, और प्री मतलब क्या होता है, पास। ठीक, तो यहां पे आपको अब देखिए, यहां पे क्या है, सूर्य पृथ्वी के पास है, तो कौन सा सौर होगा वहां पे, यहां पे होगा उप सौर, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा अप सौर, यहां पे हो गया उप सौर, यहां पे हो गया अप सौर, यानी प्री हेलाइन, अप हेलाइन। क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के वृत्ताकार यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए पृथ्वी एक बार सूर्य से पास जाती है और एक बार पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक जाती है। तो पास जाएगी, हमने देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ, अगर ये क्लियर हो गया, बहुत कंफ्यूजन है, भूल जाता है ये, और लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, इसके नाम में ही इसका अर्थ है अप, यानी अप हेलाइन। अप हेलाइन मतलब अप मतलब क्या होगा, दूर, हेलाइन भूल जाइए, केवल याद रखिए अप और उप, और उप का मतलब क्या होगा, पास, बस। तो जब पृथ्वी पास होगी तो उपसौर, और जब पृथ्वी दूर होगी तो क्या कहेंगे, उसे अपसौर कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब बात ये, क्वेश्चन पूछता है क्यों होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है, इसलिए होता है। एक क्वेश्चन पूछता है किस, देखिए पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, आपको पता है कि पृथ्वी 365 दिन में लगभग है, ये 365 दिन में लगभग, यानी लगभग 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी पूरा कर लेती है। और जब सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी पूरा कर लेती है, और इसका जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है वो पथ क्या है, निश्चित है, और इस पृथ्वी की परिक्रमण गति भी निश्चित है, यानी ये इसकी एक ही गति से करती है, वो चेंज नहीं होता। तो इसीलिए पृथ्वी क्या है, एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर पहुंचती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, बी है, सी है, एक
आदमी है जिसका नाम है राम, जिसका नाम जो है वो है राम, वो ए से सी की तरफ जाता है और चलने की गति मान लीजिए है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए और सी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो क्या होगा, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। यानी जब ये ए राम जो है ए से सी की तरफ जाएगा तो 30 मिनट में पहुंचेगा कहाँ, बी के पास। और जब बी से नहीं यानी सी से ए की तरफ आएगा तो फिर 30 मिनट में बी के पास पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है। बी और ए और सी की बीच की दूरी 10 किलोमीटर, बी दोनों के मध्य में स्थित है। तो जाते वक्त भी आते वक्त भी समय क्या है, बराबर है, क्योंकि चाल इनकी बराबर है, मार्ग भी बराबर है। तो निश्चित समय पर जाते वक्त भी आएगा, निश्चित समय पर आते वक्त भी आएगा। यहीं पर भी, यहाँ पर भी वही है कि पृथ्वी और सूर्य का मार्ग एक बराबर, मतलब पृथ्वी जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है वो निश्चित होने के कारण एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर जो है ये पहुंचती रहती है। तो जब ये पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, यानी जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसे हम लोग कहते हैं उपसौर, ये दिन होता है कौन सा, ये दिन होता है 3 जनवरी। और जब पृथ्वी सबसे दूर होती है सूर्य से तो ये दिन होता है क्या, 4 जुलाई। क्या होता है, 4 जुलाई। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 भी बन जाएंगे। पहला, पृथ्वी का मार्ग यानी पृथ्वी का परिक्रमण पथ या परिक्रमण मार्ग जिस ऑर्बिट पे सूर्य की परिक्रमा करती है वो कैसा है, तो दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो क्या कहते हैं, उपसौर। जब सबसे दूर होती है तो क्या कहते हैं, अपसौर। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होगी, 3 जनवरी को होगी। सबसे दूर कब होगी, 4 जुलाई को होगी। इतना क्लियर हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी और सूर्य जब सबसे न्यूनतम यानी 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य में दूरी कितनी होगी, तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य में दूरी होगी 15.21 करोड़ किलोमीटर। और 3 जनवरी को कितनी होगी, तो होगी 14.96 करोड़, नहीं 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक, यानी जब पृथ्वी, देखिए इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में अधिकतम दूरी तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में न्यूनतम दूरी तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब न्यूनतम दूरी होगी तो क्या कहेंगे, उपसौर। अधिकतम दूरी होगी तो अपसौर। जब न्यूनतम दूरी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उपसौर कहेंगे। और इसे क्या कहा जाएगा, अपसौर जब दूर होगा। पृथ्वी और सूर्य सबसे न्यूनतम दूरी पर कब होंगे, 3 जनवरी को। सबसे अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को। अगर आपसे पूछ ले कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के मध्य में दूरी कितनी होगी तो आप कहेंगे 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। सबसे न्यूनतम दूरी कब होगी तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। किस दिन होगी तो 3 जनवरी को होगी। इतना क्लियर हो गया कि इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो हमारे यहाँ ठंडी होती है, शीत ऋतु होती है उस समय। और क्या होता है कि जब सबसे दूर होती है तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है। लेकिन होना चाहिए उल्टा, यहाँ शीत ऋतु, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए और यहाँ पर शीत ऋतु होना चाहिए। इसके पीछे कारण है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋतु परिवर्तन, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इसके पीछे जो मेन फैक्टर है ऐसा ना होने का, वो कारण है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायण की स्थिति। 3 जनवरी को यानी जनवरी में
सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो तापमान हमें कम मिलता है, और कम मिलने से हमारे यहाँ क्या होता है, शीत ऋतु होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। इसको मैं और अच्छे से पढ़ा दूंगा, ये दक्षिणी उत्तरी अभी ऋतु परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सबसे बढ़िया तरीके। भाई केवल इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि हमारे यहाँ ऐसा होता क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होना चाहिए, यहाँ पर शीत ऋतु होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता, इस समय की हम बात कर रहे हैं। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है कि तापमान कम मिलता है, और तापमान कम होने के कारण हमें मतलब शीत ऋतु हो जाता है। और जब ये वाला दिन आता है जून का यानी जुलाई का, तो उस समय उल्टा हो जाता है, उस समय सूर्य हमारे ऊपर आ जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। आपको पता है सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ने लगती हैं, और जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ती हैं, और ऐसे देखिए ये आपका सूर्य है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आ रहा है, तिरछा आ रहा है। तो जब तिरछा आ रहा है तो ये क्षेत्र हमारा धरातल है, एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। तो जब सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा, तो जब सीधा आएगा तो उसका उतना प्रकाश कम क्षेत्र में पड़ेगा, जिससे वो गर्म जल्दी हो जाएगा, और जब तिरछा आएगा तो ये प्रकाश ज़्यादा क्षेत्र में पड़ेगा, प्रकाश उतना ही है लेकिन क्षेत्र बढ़ गया, और क्षेत्र बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पे गर्मी कम मिलेगी, तापमान कम होगा। अब इसको समझ लीजिए कि आप छोटा सा गैस जलाइए, बड़ा सा उस पर बर्तन रख दीजिए, तो क्या होगा, देर से वो गर्म होगा लेकिन देर से। लेकिन बर्तन छोटा सा हो, गैस बड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। या जो हम लोग लेंस जलाते थे, तो देखिए जब लेंस की पूरा बिंदु केवल एक ही, यानी पूरा जितना प्रकाश जाता है एक ही बिंदु पे पड़ता है, तो जल्दी से जल जाता है। और जब वो पूरा चौड़ा होकर के पड़ता है तो नहीं, ऐसा नहीं कि प्रकाश कम जा रहा, प्रकाश या तापमान उतना ही जा रहा है, लेकिन क्षेत्र बढ़ गया, और क्षेत्र बढ़ने के कारण क्या होता है, गर्म करने में उसको समय लगता है। ठीक उसी प्रकार यह है कि जब सूर्य सीधा पड़ेगा तो उतना प्रकाश कम क्षेत्र में, देखिए दोपहर में गर्मी खूब लगती है, क्यों, क्योंकि सूर्य सीधा हमारे ऊपर पड़ता है, और जब सीधा पड़ता है तो तापमान हमें ज़्यादा मिलता है। शाम को तिरछा पड़ता है तो इसीलिए तापमान हमें कम मिलता है। यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें ज्योग्राफी के पार्ट हैं, सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ते जहाँ जहाँ इसका टॉपिक मिलेगा। अभी यहाँ केवल मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया ऐसा होता क्यों है, ठीक। तो जब सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है, यानी 4 जुलाई को, तो उस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, और सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए इस समय हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा मिलता है। व्यवहारिक रूप से यहाँ गर्मी होनी चाहिए थी, यहाँ ठंडी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता, और हमें फील भी नहीं होता। लेकिन जब इसको हम नापते हैं सैद्धांतिक रूप से, जब थ्योरेटिकल बेस में जाते हैं, तो जब 3 जनवरी को जितनी ठंडी पड़नी चाहिए थी, उससे 7% ठंडी जो होती है वो कम पड़ती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब सैद्धांतिक रूप से इसको नापते हैं तो हमें पता चलता है। और इस समय जितनी गर्मी इस समय पड़नी चाहिए थी, उससे 7% कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में है ये दोनों, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। तो अभी आप केवल, अगर यहाँ आपसे केवल इतना आपके समझना है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, तो अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले या एग्जाम में भी आ जाए कि जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो गर्मी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं होती है, तो आप कह दीजिए सूर्य समय दक्षिणी में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, इसलिए ऐसा नहीं होता, ठीक। यहाँ पे भी वही स्थिति आ जाएगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी तो क्या कहेंगे, उपसौर। हमने आपको बताया, केवल इनका नाम याद रख लीजिए, कोई अर्थ, उप मतलब पास, ठीक। और कब होगा, 3 जनवरी को। दूरी कितनी होगी, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। पृथ्वी जब सबसे दूर होगा सूर्य से तो क्या कहेंगे, अपसौर। अप मतलब दूर। किस दिन होगा, 4 जुलाई को। दूरी कितनी होगी, 15 यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। यह है आपका उपसौर और अपसौर। ये समझ लीजिए
कि यहां से क्वेश्चन कंपलसरी लगभग लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जाता। किसे कहते हैं, किस दिन होगा, दूरी कितनी होगी। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, गोल्डीलॉक्स जोन। एक शब्द है गोल्डीलॉक्स जोन, इसको हिंदी में मतलब इसका उपनाम भी आ जाता है, हिंदी में भी तो वही कहेंगे लेकिन इसका एक उपनाम आ जाता है वास योग्य स्थल, यानी निवास योग्य स्थल। देखिए होता क्या है, ये हमारे जीवन में होता, समझ लीजिए है क्या। शीत ऋतु तो सभी लोग जानते हैं। गांव में हम लोग एक काम करते हैं, जब ठंडी होती है तो आग जलाते हैं, और आग जला करके क्या करते हैं उसके किनारे बैठते हैं, जिससे हमारे शरीर को गर्मी मिले। हम क्या करते हैं कि इस आग से इतनी मिनिमम दूरी या इतनी दूरी मेंटेन करते हैं जहां ना ज्यादा गर्मी लगे ना ही कम। भाई आप मान लीजिए इतनी इतनी दूरी बैठे हुए चारों तरफ से, कोई लाके इसमें कुछ रख दे, जलने लगे तो हम क्या करते हैं, पीछे खिसक जाते हैं। ये बुझने लगा तो क्या करते हैं, आगे खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ना ज्यादा टेम्परेचर के लिए अभ्यस्त है ना कम। इसको एक ऐसा एवरेज टेम्परेचर चाहिए कि ना उसके कोई नुकसान हो, ना मतलब ना उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो ना माइनस में रह सकता है ना बहुत ज़्यादा प्लस में रह सकता है। वही बात यहाँ पे भी हम करते हैं कि आग के किनारे हम इतनी दूरी मेंटेन करके बैठते हैं कि ना हमें ज़्यादा गर्मी मिले और ना ही कम गर्मी मिले। तो दोस्तों जीवन के लिए कहीं पर भी अभी तक जो पूरे ब्रह्मांड में ज्ञात स्थल है, केवल पृथ्वी पर जीवन ज्ञात है। बाकी वैसे तो मंगल पे भी जीवन होने की संभावना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जीवन केवल पृथ्वी पर मिला है, बाकी कहीं पर जीवन अभी तक मिला नहीं है। पृथ्वी पे जीवन मिलने के पीछे कारण है। देखिए जीवन वहीं पर होगा जहां पर जल होगा, और जल वहीं पर होगा जहां ना ज्यादा तापमान होगा ना कम ताप। क्योंकि अगर ज्यादा तापमान तो जल जलवाष्प में बदल जाएगा, कम तापमान तो जल ठोस में बदल जाएगा। ठीक, तो अगर कोई ग्रह पृथ्वी के सूर्य के पास है तो तापमान ज्यादा है। भाई शुक्र देखिए, उसको लाइक प्रेशर कुकर प्लेनेट कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह है। बुध पे देख लीजिए सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। आप पृथ्वी के उधर जाइए तो देखिए वहां पे तापमान माइनस में होते चला जाता है, घटते हुए चला जाता है। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा स्थल है जहां पे जल जो होता है द्रव अवस्था में बना रहता है, और उसके पीछे कारण है। कारण अभी पीछे ही हमने आपको बता दिया कि वही स्थान जहां पे ना ज्यादा गर्मी मिलती है ना ही कम, यानी ये वाला जब हम लोग आग से वो डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हैं। इसके दूर जाएंगे तो ठंडी लगेगा, पास आएंगे तो जलने लगेंगे। उसी प्रकार पृथ्वी भी है कि अगर इसके दूर चले जाएंगे तो जो जल है वो क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, और इसके अंदर चला आया तो तापमान ज्यादा होने के कारण जल जलवाष्प हो जाएगा। तो जीवन दोनों कंडीशनों में संभव नहीं है, और इसीलिए पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, क्योंकि ना यहाँ ज्यादा तापमान है और ना ही कम, जो जीवों के विकास के लिए उपयुक्त है। और इसके बारे में सर्वप्रथम गोल्डीलॉक्स महोदय ने बताया था, इसीलिए इसे गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जानते हैं, और इसी को वास योग स्थल भी कहा जाता है। ठीक, अब आपसे जो बात ये समझ में होंगे क्या, देखिए ये तो समझ में आ गया, फिर से जान लीजिए। अब इसको एक परिभाषा आप समझ लीजिए क्या है यानी सूर्य से वह दूरी जहां जीवन संभव हो पाए उसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स, और इसके बारे में गोल्डीलॉक्स महोदय ने बताया, इसी को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन, और इसे वास योग स्थल या निवास योग स्थल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी इसी जोन में है, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है। ये हो गया आपका। इसके बाद तो उसके बाद हम लोग देखिए पढ़ना हम लोगों को क्या, तारा, स्टार। अब देखिए
पहला तो यही पूछता है कि तारा किसे कहते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि तारा किसे कहते हैं। तो तारा किसे कहेंगे? वह खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊर्जा हो उसे क्या कहेंगे? तारा कहेंगे। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा, अभी सबके बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस टॉपिक में हम लोग को दोस्तों तारा हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए पूरी एक क्लास हम लोग पढ़ाएंगे। तारा क्या है, तारे की परिभाषा, तारों का जीवन चक्र, सब चीज़ें उसमें देखेंगे। कौन से तारे, कुछ तारों की विशेषता भी अपनी विशेषता रखते हैं, उसको भी बारे में पढ़ेंगे। तो यानी तारा किसे कहेंगे? वह खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। अब तारों का भी पीछे जब हम आपको बता रहे थे आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में हमने आपको बताया था कि आकाशगंगा की जो तीसरी भुजा होती है, तीसरी भुजा में एक स्थान है क्वासर, और क्वासर में हाइड्रोजन और हीलियम, जब ये आकाशगंगा घूर्णन करता है तो तीसरी भुजा में क्वासर नामक स्थान पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या होते हैं? वो इकट्ठा होते हैं। और जब ये इकट्ठा होते हैं यहाँ पर तो उसे कहा जाता है भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार कहा जाता है उसे। और धीरे धीरे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, और डेंसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है कि उनमें इतनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया हो, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदलने लगता है। और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है तो आपसे पूछता है, जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा उसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। और जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी तभी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा, और जब ऊर्जा उत्पन्न होगा तो उसी को कह देंगे हम लोग तारा। इसके भी बड़े फेज हैं, एम्ब्रियो स्टार है जिसको हम लोग भ्रूण तारा कहते हैं, फिर स्टार हो जाता है, फिर उसको पढ़ते हैं सुपरनोवा, एक काला, कई सारे जीवन चक्र में उसमें पढ़ते हैं। और इसमें जो सबसे अप्लाइड थ्योरी है वो है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग की टॉपिक होगी तारा, और यहीं से आपकी कॉस्मोलॉजी होती है कंटिन्यू होते हुए चली जाएगी। थैंक यू।